फिर से स्वागत है हमारे चैनल बालाजी योगी में। मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह आज नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो टाइटल है आपका न्यूक्लियस। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस, इसकी पहले हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले साइंटिस्ट है आपके रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, एक एक करके ले लेते हैं सभी साइंटिस्ट। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक टर्म दिया था न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस किसमें? ऑर्चिड प्लांट के अंदर देखा था उन्होंने। ओके, इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट है आपके न्यूक्लियस इन ऑर्चिड प्लांट हो गया। दूसरे हैं जे हैमरलिंग। हैमरलिंग ने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके द्वारा उन्होंने ये सिद्ध किया था, प्रूव किया था कि आपका न्यूक्लियस इज अ जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है ना? तो किस पे किया था वो? वर्क किया था ऑन एसिटिवुलेरिया, जो एक यूनिसेलुलर एल्गी है, इस पर किया था। इसकी दो वैरायटी थी, एक थी आपकी क्रेनुलेटा और एक थी आपकी मेडिट्रेनिया। ठीक है, मेडिट्रेनिया। इसमें क्या था? अंदर था हेड का, इसमें आपकी जो हेड की रेज थी, ठीक है, यूनिसेलुलर एल्गी होती है, ये नीचे राइजोर्स है, सेंटर में न्यूक्लियस है आपका, ये हेड है इसका टॉप। ठीक है, कैप। तो इस कैप के अंदर जो रेज थी, रेज की संख्या थी आपकी 31, और जबकि इसका जो हेड था वो आपका इस प्रकार था, उसकी रेज आपकी स्मॉल, लेकिन रेज की संख्या थी 81 थी। याद रखें, इसकी रेज साइज में बड़ी थी, किसकी? क्रेनुलेटा की। इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था? एक्सपेरिमेंट ये किया था कि इसके पार्ट्स को, इनके पार्ट्स को आपस में चेंज किया था, एक्सचेंज किया था एक दूसरे में, और ये देखा था जिसका न्यूक्लियस जिस ट्रांसफर होता है वह अपने ही जैसा हेड कैप मॉडिफाइड कर देता है। ठीक है ना? यानी अपने ही जैसा हेड को बना लेता है। उससे पता चला कि केवल न्यूक्लियस ही रेस्पॉन्सिबल है इन्फॉर्मेशन ले जाने के लिए। ठीक है, तो न्यूक्लियस इज द जेनेटिक मटेरियल, ये बात इन्होंने यहाँ की। इसके बाद साइंटिस्ट हम बात करते हैं बोमन की। बोमन ने क्या किया था? इन्होंने एक टर्म दिया, जो टर्म था आपका वो था न्यूक्लियोलस। क्या टर्म था? न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसके बाद थे एक साइंटिस्ट फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने एक वर्ड दिया था क्रोमैटिन। ओके, अकरेंस की बात करें, न्यूक्लियस कहाँ का पाया जाता है? जितने भी आपकी यूकैरियोटिक सेल्स हैं सभी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। किसको छोड़ करके? प्रोकैरियोटिक सेल्स को छोड़ करके, और आपका सिप सेल को छोड़ करके, एक्सेप्ट किसको? मैच्योर आरबीसी को छोड़ करके। ठीक है, और सिप सेल किसकी? फिलोम की सिप सेल होती है प्लांट्स बॉडी के अंदर। ठीक है ना? और प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अलावा सभी यूकैरियोटिक सेल में, ऑल यूकैरियोटिक सेल में आपको न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है ना? यहाँ तक बात हमारी हो गई। इसके बाद बात करते हैं हम इसके मॉर्फोलॉजी की। ठीक है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में बात करेंगे सबसे पहले नंबर की। नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए, न्यूक्लियस नॉर्मली क्या होता है? मोस्टली जो प्लांट्स हैं या एनिमल हैं, ठीक है ना, प्लांट्स एंड एनिमल, इनमें कैसे मिलेगा? मोनोकैरियोटिक। हम इसको अलग नाम दे देते हैं। इसको कहेंगे मोनो न्यूक्लिएट, दूसरे कहेंगे आपके वाई न्यूक्लिएट। याद रखें, वाई न्यूक्लिएट। ओके, और इससे ट्राई न्यूक्लिएट भी कहेंगे, एक वर्ड आएगा ट्राई न्यूक्लिएट, यानी जिसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा वो कहलाएंगे मोनो न्यूक्लिएट, जिनके अंदर दो न्यूक्लियस होंगे वो कहलाएंगे बाई न्यूक्लिएट, जिसके अंदर तीन न्यूक्लियस होंगे वो ऐसी सेल वो कहलाएगी ट्राई न्यूक्लिएट, और इससे ज़्यादा की बात करें तो हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, तो जिसमें केवल एक न्यूक्लियस है, नॉर्मली मोस्टली प्लांट्स जो एनिमल हैं उनकी बात हमने कर ली कि उनमें एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाई न्यूक्लिएट की बात करें तो इसकी दो स्पीसीज हैं। एक स्पीसीज की बात कर रहे हैं हम पैरामीशियम
कॉर्डेटम, ठीक है। ट्राइन्यूक्लिएट की बात कर लेते हैं, पैरामीशियम ऑरेलिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा जी, और इसमें एक चीज़ बताना चाह रहा था मैं कि आपका ये आपकी पैरामीशियम है, ओके। पैरामीशियम क्या होता है? एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है, मैक्रो, और एक माइक्रो, ठीक है। इस केस में पैरामीशियम कॉर्डेटम में, ठीक है। और ऑरेलिया के केस में बात करें तो यहाँ 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 2 माइक्रो न्यूक्लियस और 1 मैक्रो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। अच्छा, मल्टी न्यूक्लिएट की बात कर लेते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट जो कंडीशन है, ठीक है, इसमें वास्तव में है क्या कि 2 कंडीशन होती हैं इसकी, हम दोनों की बात कर लेते हैं। एक है आपकी सिनसाइशियम, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपकी कहलाएगी सिनोसाइटिक सेल, ओके। सिनसाइशियम को क्या होती है ऐसी, यहाँ क्या है कि ये बनती हैं बाय फ्यूजन ऑफ सेल्स। होता क्या है कि सोचिए ये सेल्स हैं, ये सेल्स आपस में फ्यूज हो जाएं तो क्या होगा? सभी न्यूक्लियस साथ साथ आ जाएंगे तो कहलाएंगी, ये कंडीशन हो जाएगी मल्टी न्यूक्लिएट। कैसी हो जाएगी? मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगी न्यूक्लियाई। क्या हो जाएंगी? न्यूक्लियाई, प्लूरल कहते हैं न्यूक्लियाई, ठीक है ना, ओके। चलिए, अच्छा जी, ये कंडीशन कैसे होगी, बनेगी? ये बनेगी वाई रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन, ओके, विदाउट साइटोकाइनेसिस, विदाउट साइटोकाइनेसिस। एग्जाम्पल की बात कर लें, ये एग्जाम्पल है एपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस, ठीक है। एस्केरिस की एपिडर्मिस के अंदर मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होती है, सिनसाइशियम कहलाती है। यहाँ पे बात कर लें तो एग्जाम्पल होगा यहाँ पर वाउचेरिया, वाउ इधर ले लेते हैं, एग्जाम्पल होगा आपका वाउचेरिया, ठीक है। देखिए अब यहाँ कंडीशन क्या है सिनोसाइटिक में? सिनोसाइटिक में ये है कि ये सेल है, ठीक है ना, डिवीजन हुआ तो क्या होगा? 2 न्यूक्लियस बनेंगे, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, केवल कैरियोकाइनेसिस होगा। इसके अब फिर डिवीजन होगा तो 2 से 4 न्यूक्लियस बनेंगे, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, केवल कैरियोकाइनेसिस होगा। क्लियर हो गया? सेल डिवीजन में आपका कैरियोकाइनेसिस तो होगा, न्यूक्लियर डिवीजन तो होगा, लेकिन साइटोकाइनेसिस यानी सेल साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं होगा। तो ये कंडीशन आपकी सिनसाइशियम कंडीशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं हम शेप की, यही बात कर लेते हैं। शेप की बात करें तो देखो शेप आपका नॉर्मली स्फेरिकल होगा या ओवल होगा न्यूक्लियस का, ठीक है ना। साइज की बात कर लेते हैं, साइज आपकी जो आपकी मैक्सिमम मिनिमम की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, आपकी जो साइज है वो 3 माइक्रोमीटर होगी मिनिमम, ओके। और मैक्सिमम की बात करें तो 25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, तो हमारी साइज भी हो गई। अब बात करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर की, ठीक है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ओके, देखिए एक डायग्राम बना देते हैं समझने के लिए, यही ले लीजिए। ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना रहा हूँ मैं आपको, ये आपकी हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटर एंड इनर, आउटर एंड इनर, ओके। तो इस डायग्राम में देखिए आप, इसमें आपकी सबसे बाहर जो है आपकी कैरियोथिका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। किसकी बनी होगी? लिपोप्रोटीन की। आपकी आउटर और इनर, 2 मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन में क्या पाया जा रहा है? छोटे छोटे राइबोसोम, ठीक है ना। और आउटर मेम्ब्रेन कुछ स्थानों पर क्या होती है? आपकी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से फ्यूज होती है, ठीक है ना, ओके। और क्या चीज है? कैरियोथिका यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में कहीं कहीं पर पोर होते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहेंगे? न्यूक्लियोपोर। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोपोर। तो यहाँ पे एक डायग्राम देखो न्यूक्लियोपोर का, तो न्यूक्लियोपोर का मैंने ये वाला सेक्शन काट के यहाँ ये वाला सेक्शन दिखा रहा हूं आपको, ओके।
इस सेक्शन को देखें आप, तो आपकी ये साइटोप्लाज्मिक साइड होगी, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ये होगी आउटर मेम्ब्रेन, ओके, और ये हो जाएगी आपकी इनर मेम्ब्रेन, हो जाएगी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। बीच में क्या होगा स्पेस, पेरी आपका न्यूक्लियर स्पेस। तो इसका पेरी न्यूक्लियर स्पेस का यदि हम साइज देखें तो ये होगा आपका 20 to 40 नैनोमीटर, ठीक है ना, 20 to 40 नैनोमीटर, ठीक है। और क्या चीज है, और अंदर की तरफ आपकी कुछ फाइबर्स हैं, ठीक है ना, इस रीजन को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम न्यूक्लियर लेमिना, ठीक है, न्यूक्लियर लेमिना भी कहेंगे, या हम इसको कह सकते हैं न्यूक्लियर कॉर्टेक्स भी कहते हैं, या आपको कहते हैं लेमिना डेंस, लेमिना डेंस, ओके, लेमिना डेंस के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है, डेंसा। तो लेमिना डेंसा, न्यूक्लियर कॉर्टेक्स या न्यूक्लियर लेमिना, ये वास्तव फाइबर क्या है, इंटरमीडिएट, आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट है। किसका बना होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। मैंने आपको 3 प्रकार के फिलामेंट बताए थे साइटोस्केलेटन में, ठीक है, माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ एक वर्ड बोल देते हैं न्यूक्लियर बास्केट, न्यूक्लियर बास्केट ऑफ न्यूक्लियस के नाम से भी, ठीक है। अब बात करते हैं पोर की। पोर के अंदर रिंग की बात कर लेते हैं हम। देखिए, एक साइटोप्लाज्म की साइड में, आउटर साइड में रिंग है, जिसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्मिक रिंग, साइटोप्लाज्मिक रिंग, ठीक है। उसी रिंग पे आप देखेंगे कुछ फाइबर्स निकले हुए हैं, क्या कहेंगे इन्हें, साइटोप्लाज्मिक फाइबर, साइटोप्लाज्मिक फाइबर, फिलामेंट कह सकते हैं, ठीक है, फाइबर। अच्छा, अंदर की तरफ एक रिंग है, ठीक है ना, उसे कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिंग, क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिंग, ठीक है ना, क्लियर हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिंग, ओके। अच्छा जी, या न्यूक्लियर रिंग के नाम से न्यूक्लियर रिंग भी कहते हैं आप, ओके। चलिए, अब एक दो रिंग और हैं आपकी, एक ये बाहर की तरफ है, इसे कहेंगे प्रॉक्सिमल रिंग, और एक रिंग आप देखेंगे अंदर की तरफ है, यानी इसे कहेंगे डिस्टल रिंग, डिस्टल रिंग, ओके। एक रिंग ल्यूमन, जो आपका ये ल्यूमन है, क्लियर, जो आपका पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, तो इस स्पेस के अंदर भी एक रिंग होती है। ये आपकी मैंने सेक्शन काट दिया, इसलिए आपकी ये कैसी होगी, इस मेम्ब्रेन के अंदर ही, किसके अंदर, इस मेम्ब्रेन के अंदर। जैसे ये रिंग, ये पोर है, पोर के अंदर रिंग होगी, ठीक है ना, ओके। तो यहां पर देखिए आप, ये आपकी कहलाएगी ल्यूमिनर रिंग, ल्यूमिनर रिंग, ओके। अब ल्यूमिनर आपका जो प्रॉक्सिमल रिंग है, प्रॉक्सिमल रिंग से कुछ स्पॉक्स निकले रहते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। जैसे ये आपका पोर है, यदि हम पोर को ऐसे देखें, ओके, तो यहाँ आपके स्पॉक निकले रहेंगे, किससे, प्रॉक्सिमल रिंग से अटैच हुए, ठीक है ना। तो इनको ये कितने होंगे आपके, 8 स्पॉक, ठीक है, इनकी संख्या 8 होगी। तो आपका ये आपकी हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात, ठीक है। अब बात करते हैं पोर के साइज। पोर के साइज की बात करें, पोर का साइज हो जाएगा आपका, पोर साइज जो होता है नैनोमीटर, 120 नैनोमीटर, ओके, कितना हो गया, क्लियर। तो ये आपका बात होगी पोर की। अब बात करेंगे हम, कैरियोथीका भी कंप्लीट हो गया, पोर भी हो गया। अब बात करेंगे 3 पॉइंट और हमारे पास, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर शेप एंड क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, ये आपके क्रोमैटिन फाइबर, ओके। चलिए, पहला पॉइंट हो गया हमारा 1, और 2 की बात कर लेते हैं, न्यूक्लियर शेप की। न्यूक्लियर शेप, ओके। न्यूक्लियर शेप कौन कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या कंडीशन पाई जाएगी, इसके अंदर पाया जाएगा आपका डीएनए और आरएनए, डीएनए आरएनए मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेंगे, ठीक है, प्रोटीन भी मिलेंगे। तो प्रोटीन जो है कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार की प्रोटीन होंगी, कुछ होंगी एसिडिक, कुछ होंगी एसिडिक प्रोटीन, कुछ होंगी बेसिक प्रोटीन, ठीक
ठीक है ना। तो बेसिक प्रोटीन है, हम जानते हैं हिस्टोन प्रोटीन जितने भी हैं वो बेसिक प्रोटीन होती हैं, ठीक है। जो भी आपकी हिस्टोन प्रोटीन जो होती है ना, सभी कैसी होती हैं, बेसिक प्रोटीन, ठीक है। और भी प्रोटीन है आपकी न्यूक्लियो प्रोटामिन्स, ये आपकी भी बेसिक प्रोटीन है। एसिडिक प्रोटीन आपकी कैसी होंगी, जिसमें फॉस्फोरस होगा, यानी कहेंगे फॉस्फो प्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, ठीक है ना। ये आपकी कैसी है, यूकैरियोटिक रीजन में पाई जाएंगी, ठीक है ना। चलिए, अच्छा जी, प्रोटीन की बात हो गई। एंजाइम्स की बात करें, नॉर्मली एंजाइम्स कौन से पाए जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि एक तो डीएनए डुप्लीकेशन करने के लिए और कुछ आरएनए सिंथेसिस करने के लिए, यानी होंगे पॉलीमरेज। कौन से होंगे, पॉलीमरेज एंजाइम्स। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करेंगे क्रोमैटिन फाइबर की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, क्रोमैटिन फाइबर की बात करते हैं। सी, क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है। क्रोमैटिन फाइबर होता क्या है वैसे, समझने के लिए, ये आपका डीएनए है, ओके। यदि डीएनए को फोल्ड कर दें, किसके ऊपर फोल्ड कर दें, न्यूक्लियोसोम के ऊपर, तो न्यूक्लियोसोम के ऊपर फोल्ड हो जाएगा तो कैसे बनेगा आपके इस प्रकार, इस प्रकार, ये न्यूक्लियोसोम हो गया। यदि ये न्यूक्लियोसोम बार बार फोल्ड हो जाए तो क्या होगा, ये सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनेगी, सोलेनॉइड, ओके। ये कहलाएगा आपका क्रोमैटिन, क्या कहलाएगा, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है। जिसके बार बार कंडेंसेशन के द्वारा क्या बनेगा, क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये क्रोमैटिन फाइबर कैसा है, इसके करैक्टर लिख लेते हैं। एक तो होगा इलोंगेट स्ट्रक्चर है, कैसी है, थ्रेड लाइन है, कैसी है, कॉइल है, ठीक है। और कब विजिबल होगी ये, इंटरफेज के अंदर, क्योंकि जो सेल डिवीजन होता है इस दौरान क्या होती है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम विजिबल होते हैं। लेकिन क्रोमोसोम जैसे ही ओपन हो जाते हैं तो टीलोफेज के अंदर आपकी जाकर के इंटरफेज में, सॉरी, इंटरफेज में जाकर के ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख देते हैं, विजिबल इन इंटरफेज, ठीक है। और इनको देखा कैसे जाएगा, स्टेन किया जाएगा इनको, किसके द्वारा, स्टेन करेंगे तभी ये न जाएंगे। किससे स्टेन करेंगे, H2 कार्बन, फुलजिन और बेसिक विजन, और आपका ये भी यूज करते हैं हेमेटोजाइलेट, इनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, स्टैंड करने के लिए, जिससे ये विजिबल हो जाए, ठीक है। और क्रोमैटिन फाइबर के दो रूप हो जाते हैं इसके बेस पर। यदि ये क्रोमैटिन फाइबर यदि आपका कंडेंस है, हाईली कंडेंस है, या कहीं कहीं पर ये लूज है, कहीं कहीं पर लूज है, तो लूज है और फिर कहीं पर कंडेंस अधिक है, यानी न्यूक्लियोसोम ज्यादा कंडेंस हो जाए तो कंडीशन हो जाएगी ये वाली, यानी जब स्टेन करेंगे तो जहां पर आपकी कंडेंस ज्यादा होगा वो डार्क स्टेन लेगा, क्या लेगा, डार्क स्टेन। इसलिए ये क्रोमैटिन फाइबर कहीं पर डार्क स्टेन लेते हैं, कहीं पर लाइट स्टेन, कहीं पर डार्क, कहीं पर लाइट। तो कंडीशन हो गई, जहां डार्क स्टेन लेंगे हम उसको कहेंगे हेट्रोक्रोमैटिन, क्लियर। न्यूक्लियोसोम यदि ज्यादा कंडेंस टाइप आपका होते, कंडेंस होते हैं, पास पास क्लोजली पैक होते हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनेगी, कंडेंस होगी, वहां का स्टेनिंग भी ज्यादा लेंगे, इसलिए वहां कैसा डार्क बैंड आएंगे, कैसे आएंगे, डार्क बैंड आएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हेट्रोक्रोमैटिन रीजन हो गया, डार्क बैंड क्यों आएंगे, क्यों आएंगे, इसलिए आएंगे क्योंकि यहाँ हाईली कंडेंस्ड रीजन होगा, कंडेंस्ड रीजन होगा, क्लियर हो गया, हाईली कंडेंस्ड रीजन होगा। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया। और ये एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि जहां ज्यादा क्लोज होते हैं वहां डीएनए ज्यादा एक्टिव नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं हाईली साइलेंट, हाईली साइलेंट, ठीक है ना। अच्छा जी, इसलिए हम यहाँ पर इसको एक वर्ड बोलते हैं
क्रोमो सेंटर भी कह देते हैं, वो रीजन जो हाईली साइलेंट होता है क्रोमो सेंटर भी कह देते हैं, ठीक है ना। और ये जो रीजन है, एग्जांपल लिख दे रहे हैं, कहां कहां पर हेटरोक्रोमेटिक रीजन पाए जाएंगे क्रोमोसोम के अंदर। एक तो पाए जाएंगे सेंट्रोमियर का, सेंट्रोमियर के नियर, क्लियर, पास में होंगे, ओके। अच्छा जी, और कहां मिलेंगे, नो कहां, नो इन मेज, नो क्रोमोसोम होता है, मेज के अंदर एक क्रोमोसोम होता है जिसके टिप पर नोब होता है, क्या होता है, नोब, याद रखें जी। हम पढ़ेंगे आपको एविडेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के अंतर्गत हम इसके वो पढ़ेंगे, ठीक है, ये हो गया। और क्या है, क्रोमोसेंटर, क्रोमोसेंटर वो रीजन होता है जहां पर बहुत से सेंट्रोमियर फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, वो बताएंगे हम आपका ड्रोसोफिला के केस में, अभी बात करेंगे आगे। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, एक और होता है बाई क्रोमोसोम, ठीक है ना, ये हेटरोक्रोमेटिन है, ओके। तो ये तो हमने पॉइंट कर लिया। अब बात करते हैं हेटरोक्रोमेटिन जो होता है, इसके भी कई बात है, दो प्रकार के रूप देते हैं हम। एक रूप देते हैं जो कांस्टेंट हमेशा हेटरोक्रोमेटिन रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो समय पर कुछ कंडीशन में आकर के हेटरोक्रोमेटिक रीजन होते हैं, यानी जब आपका कुछ तो कंडेंस हमेशा रहेंगे, कुछ ऐसे होंगे लूज होंगे लेकिन एक स्टेज पर जाकर के कंडेंस हो जाएंगे, हेटरोक्रोमेटिन हो जाएंगे। तो यहां पर हम दो बात करते हैं, एक है आपके कॉन्स्टिट्यूटिव, ओके, और दूसरा है आपका फैकल्टेटिव हेटरोक्रोमेटिन रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब कांस्टेंट हेटरोक्रोमेटिन लेंगे, जैसे हम एग्जांपल दिया तुमने नियर सेंट्रोमियर के निकट। सेंट्रोमियर क्या होता है कि क्रोमोसोम का जो पार्ट होता है ना आपका, इस प्रकार प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, वही सेंट्रोमियर होता है, ठीक है। सेकेंडरी की बात नहीं करें इसकी, ये सेंट्रोमियर है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ाएंगे, चलिए। फैकल्टेटिव में क्या है कि कंडीशन जब चेंज होगी किसी स्टेज पर ही होगी, ओनली एट सर्टेन स्टेज, किसी स्टेज पे जाकर के आपका ये कंडेंस होगा, ठीक है ना, तो उसे कहेंगे फैकल्टेटिव। तो यहां पर एक एग्जांपल ले लिया, 1x क्रोमोसोम इन फीमेल, ओके। फीमेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है हेटरोक्रोमेटिन रीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, हेटरोक्रोमेटिन हो जाता है, ठीक है। इसलिए हो जाता है कि देखो आप आगे भी पढ़ेंगे, दो से कॉम्पोजिशन है, अर्ली ऑन हाइपोथेसिस की बात करेंगे, क्योंकि मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है और फीमेल के अंदर दो होता है, दो में से एक आपका हेटरोक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखें, ठीक है। चलिए और बात करते हैं, ये हो गया हमारा क्रोमेटिन का। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आपका न्यूक्लियोलस की, ठीक है। डी, न्यूक्लियोलस, ओके। न्यूक्लियोलस जो पार्ट है उसका हम एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। इसके हम डिवाइड कर सकते हैं, ए, इसे कहेंगे हम फाइब्रिलर सेंटर, ठीक है ना, क्या कहेंगे, फाइब्रिलर सेंटर। इसको कहेंगे दूसरे को, तीन सेक्शन में डिवाइड कर दिया न्यूक्लियस को हमने, इसको हम फाइब्रिलर आपका कंपोनेंट, ठीक है। और तीसरा जो ग्रेनुलर आपका, सी की बात कर लेंगे, ग्रेनुलर आपका रीजन। सेंट्रोमियर आपका न्यूक्लियस के तीन पार्ट्स हो गए। फाइब्रिलम क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि जो जेनेटिक मैटेरियल होता है वहां पर डीएनए टू राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होता है, आरएनए सिंथेसिस प्रोसेस चलती है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, जो राइबोसोमल आरएनए है इसका प्रोसेसिंग होती है मैच्योरेशन के लिए,
तीसरे पॉइंट में क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए का मैच्योरेशन होता है, मैच्योरेशन होता है। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा जी, और बात करते हैं, यानी जो न्यूक्लियस की जो नंबर होते हैं ना, नंबर्स की बात करें तो नॉर्मली जो पाएंगे 1 to 4 मिलेंगे। मैक्सिमम तो आपका 1 ही मिलेगा, लेकिन 1 to 4 मिलेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल अलग हैं, जैसे यीस्ट है। यीस्ट में क्या होता है, लार्ज साइज का न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ठीक है, ऐसी कुछ और भी हैं, जैसे जीनोफस। जीनोफस जो होता है, इसकी oocytes के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में, मैनी आप कह सकते हैं, मैनी न्यूक्लियस। ठीक है, मैनी तो नहीं, न्यूक्लियाई कह देंगे, प्लूरल वर्ड बोलेंगे तो आपका यहाँ भी कंप्लीट हुआ न्यूक्लियस। और बात कर लेते हैं, एक वर्ड अब आता है NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ओके, तो जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जिनमें होगा वो क्रोमोसोम कहेंगे, सेट क्रोमोसोम, आगे बात कहेंगे। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वाले जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना, ओके, वो रीजन आपका न्यूक्लियोलस का निर्माण करता है, ये मानते हैं। ठीक है ना, और इसके निर्माण के लिए जो क्रोमोसोम है वो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक कौन कौन सी क्रोमोसोम है हमारे ह्यूमन बॉडी में, आपके हैं 13, 14, 15, 21 है 22। ओके, ये क्रोमोसोम जो है इन्हें सेट क्रोमोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेट, एसिटी सेट क्रोमोसोम। ठीक है ना, ये इनके जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन रीजन है वो इस स्थान पे आता है। ठीक है ना, बार बार और होकर के ओवरलैपिंग से एक स्ट्रक्चर बनती है डार्क, वो कहलाएगा आपका न्यूक्लियोलस। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन द्वारा बनते हैं। तो आपका ये आपका न्यूक्लियस कंप्लीट होता है। ओके, न्यूक्लियस के फंक्शन तो सभी जानते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है सभी प्रकार के, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, सेल एक्टिविटी के लिए, और जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो उसका मास्टरमाइंड न्यूक्लियस ही है। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।